तो अब आप अपनी स्पीच को तैयार करने वाले हैं। स्पीच को जब आप तैयार कर रहे थे तो सबसे पहला हिस्सा क्या होता उसका? प्रीफेस, उसका उसकी प्रस्तावना, उसकी शुरुआत, स्टार्टिंग वाला फेज जो है वो। तो आप लोगों ने उसको शुरुआत को तैयार किया था कि किस तरीके से हम अपने स्पीच की शुरुआत करें। उसके बाद आपने उसकी मेन बॉडी जो मुख्य भाग है उसके बारे में भी काफ़ी प्रिपेयर किया कि मुख्य भाग कैसा होना चाहिए। तो जो शुरुआत है यदि वो 1 मिनट की है तो मुख्य भाग लगभग कितने का होना चाहिए? 3 गुना, है ना। यदि आपने 5 मिनट में अपनी विषय को स्थापित किया है, अपनी बात को बताने की कोशिश की कि मैं किस विषय के ऊपर जाने वाला हूँ, उस विषय की महिमा, व्याख्या जो भी आपने रेखांकित की है या उसको लोगों के बीच में पहुँचाया है, तो जब उसको विस्तार देंगे तो उसको कितना गुना समय देंगे? 3 गुना समय देंगे। तो एक तरीके का इंट्रोडक्शन होता है ये, है ना। जब आप शुरुआत करते हैं अपने विषय के बारे में तो वो इंट्रोडक्टरी जो टाइम पीरियड रहता है वो छोटा रहता है ना। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जब कहीं किसी स्पीच को देने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी शैली वहाँ कौन सी ठीक रहेगी। शैली, किस शैली में आप बात करोगे। अब जैसे मान लो बच्चों की सभा में जा रहे हो तो आप किस तरीके से बात करोगे? आपको उस लेवल पे जाके बात करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें लगभग लगभग काउंसलिंग जैसी बात होगी, समझाइश जैसी बात होगी। फर्क समझ में आ रहा है? अब मान लो कहीं किसी शिक्षाविद हैं, लेक्चरर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, उनकी सभा में जाके आप बात कर रहे हो तो वहाँ आप क्या उनको समझाइश देते हुए बात करोगे? वहाँ पर आपको समर्पण से नहीं बात करना, वहाँ पर आपको विशेषज्ञ की हैसियत से बात करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको कम से कम बोलना पड़ेगा। यदि आपको ज़्यादा नहीं मालूम है तो आप उनके बीच में जाके, विषय से जुड़े हुए लोग हैं, रात दिन केवल वही काम कर रहे हैं, और आप जाके वहाँ पर यदि अतिरिक्त ज्ञान देने की कोशिश करोगे तो बाल की खाल करके एक शब्द होता है, वो उनकी आदत है, बाल की खाल निकालना। आपने कुछ का कुछ बोला है, फिर वो हंसी का पात्र आपको बना देते हैं। तो आपको ये देखना है कि किन लोगों के बीच में जाके आप अपनी बात कह रहे हैं। इसलिए एक नेताजी थे यहाँ, वो बड़े अच्छे राजनेता थे, उनके बेटे हुए वो शिक्षा मंत्री बने। तो जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज में उनको बुलाया गया। सभी टीचर्स जो थे, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, वो सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए क्योंकि अब शिक्षा मंत्री आ रहे हैं। तो जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो है तमाम वो लोग बैठे हुए जिन्होंने हमको पढ़ाया। तो उन्होंने क्या किया, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ज्ञान से भरी हुई इस सभा में मुझ जैसा अज्ञानी यदि कोई भी बात कहेगा तो उसका कोई औचित्य नहीं होगा, और वो सूरज को दिया दिखाने की तरह होगी। और मैं यहाँ पढ़ा हूँ और जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनके समक्ष तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। तो मैं वो जगह तलाश रहा हूँ जहाँ मुझे बैठ जाना उचित रहेगा, और मैं इस मंच को त्याग कर और श्रोताओं के बीच में बैठूंगा और आप लोगों को सुनूंगा। और वहाँ बैठ गए। अब इससे क्या हुआ, इससे एक तो बड़प्पन पता चला, दूसरा उनकी विजडम पता चली कि बुद्धिमत्ता इस व्यक्ति में, चतुराई है, और तीसरा उस चीज से बच गया जिसका नाम है बाल की खाल निकालना। तो स्थिति को देखते हुए, श्रोताओं को देखते हुए भी आपको अपनी बात
कहना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि किन के बीच में बोलने जा रहे हैं, और दूसरा आपके लिए गुंजाइश क्या है वहां पर बोलने की और कितनी है। एक बार मैंने बताया था कि दुनिया का सबसे छोटा लेक्चर कौन सा था? कौन सा था? गांधी जी का। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, तो 6 महीने यात्रा करके वो वहां गए, बॉम्बे टू लंदन, पानी के जहाज से। और जब वहां भाषण देने के लिए, जब उन्होंने देखा कि अवसर कैसा है, कौन कौन है, उनको बताया गया था कि हिंदुस्तान से केवल आप ही प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्होंने वहां देखा कि उनसे पहले तो वहां बैठे हुए थे B.R. अम्बेडकर जी, और अंग्रेजों ने क्या किया कि गांधी के पहले अम्बेडकर से बुलवाया। तो जो वो समझना चाहते थे, सुनना चाहते थे, जिन विषयों पर बात होना चाहिए थी, वो सारे विषयों पर अम्बेडकर ने अपनी बात रख दी। गांधी के लिए अवसर समाप्त हो गया था। और जैसा कहा जाता है कि उनकी और अम्बेडकर की एक तरीके की प्रतिद्वंदिता थी, और अम्बेडकर से किसी बात पर अनबन रहते हुए गांधी ने एक लंबा अनशन किया था यरबदा जेल में। और वो इतना लंबा अनशन था कि हिंदुस्तान में तूफान खड़ा हो गया। तो अम्बेडकर जी को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा भाई कुछ खा पी लो, हम ही छोटे बन जाते हैं। इस इश्यू को समाप्त करते हैं। तो गांधी ने जब देखा कि यहां तो वरीयता B.R. अम्बेडकर को दे दी अंग्रेजों ने, उनके लिए कोई ज्यादा अवसर बचा नहीं, तो वो खड़े हुए और गुस्से के जो अभिव्यक्ति थी वो उनके 2 शब्दों में प्रकट हुई, और वो शब्द थे थैंक यू वेरी मच। और बैठ गए, बोले मेरा भाषण हो गया। और वापस पानी के जहाज में, और 6 महीने की यात्रा करके वापस बॉम्बे। जब आए तो 2.5 लाख लोगों ने उनका स्वागत किया। किसका? थैंक यू वेरी मच का। तो ऐसा भी होता है कि आपको कब कहां कितना बोलना है, ये आपको परिस्थितियों के हिसाब से भी डिसाइड करना चाहिए, और तब आपका मूल्य कायम रहता है। अंग्रेज सोच रहे थे कि गांधी बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन उनकी चालाकी गांधी ने पकड़ ली और वो कुछ नहीं बोले। तो कोई कमिटमेंट नहीं हुआ उनकी तरफ से, कोई बात नहीं हुई उनकी, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता उन्होंने जाहिर नहीं करी। जो विषय थे उसको अछूता छोड़कर वापस आ गए। अंग्रेजों को निर्णय लेने में दिक्कत गई, क्योंकि गांधी के पीछे पूरा जन सैलाब था, उनकी बात का मूल्य था। तो उन्होंने उस मूल्य को पहचाना और जब्त कर लिया, अपने आप को रोक लिया। तो कभी कभी ऐसा भी आपको करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि श्रोता कौन है, किस रुचि के हैं, किस एज के हैं। देखो एज फैक्टर बड़ा काम करता है, और आज के समय में तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि 2 साल में तो आदमी, बच्चा ही दूसरे बच्चे को कह रहा, आपकी नजर में दोनों बच्चे, लेकिन बच्चा दूसरे बच्चे को कह रहा तू आउटडेटेड। 2 साल बड़े भाई की बात छोटा भाई मानने को तैयार नहीं। 2 साल में दुनिया बदल गई। मैं तो 5 साल की बात ही नहीं कर रहा, 2 साल में दुनिया बदल रही। 2 साल बाद का आदमी 2 साल बाद के आदमी से पुराना हो गया। जनरेशन गैप जो पहले सदियों में होता था, 100 साल लग जाते थे, एक जैसी चीजें होती थी हजारों साल तक, एक जैसी आदतें, एक जैसी परंपराएं, एक जैसा वेशभूषा, एक जैसा खान पान। अब सब कुछ बदल गया।
टेक्नोलॉजी भी पल प्रतिपल बदलती चली जा रही है। अब जब आप किसी सभा में लेक्चर देने जा रहे हैं और आपके पहले भी कुछ लोग बोल चुके हैं, तो आपको क्या करना है? वहां से रेफरेंस उठाना है। ये नहीं सोचना है कि यार ये तो बोल चुके हैं। दो तरीके हैं आपकी जो अप्रोच होती है वो कैसी होती है? एक तो निगेटिव अप्रोच क्या है कि अब सब कुछ तो बोल चुके हैं मेरे पूर्व के साथीगण, वक्तागण, मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं है, और बैठ गए। ये दरअसल हार मान लेने जैसा है, पराभव। इसमें कोई जीत नहीं हो रही है आपकी, कोई बड़प्पन नहीं है आपका। ये समझ लेना कि आपने हथियार डाल दिए, तो हथियार नहीं डालना है। 50 लोग यदि बोल के गए तो उन 50 लोगों की बातों में ही बहुत सारी बातें आपके लिए है वरदान की तरह, अभिशाप की तरह नहीं है। आपको उन्हीं को उठाना है। थोड़ा चैतन्य अवस्था में रहे। जब स्टेज पे होते हैं, आप किसी सभा में होते हैं, तो चैतन्य रहें और उन विषयों को सुने, समझे। भले वो एक ही विषय पे बोल रहे हैं, उसमें आपको मिलेगा। और यही आपकी विशेषज्ञता होना चाहिए कि आप उसकी व्याख्या कर सकें। वो जो कह के गए उससे भी कुछ विपरीत या कोई बेहतर बात आप बोल सकें, तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह है कि आप बाद में बोल रहे हैं। ये किसी विनाश या अभिशाप की तरह नहीं है। कोई गाज आपके ऊपर गिर नहीं रही है। तो दूसरे के जो कहे हुए वक्तव्य हैं उनको आपको डेवलप करना है। उन चुनिंदा चीजों को आपको नोट करना है वहां पर बैठकर, और फिर अपनी बात को कह सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस को जरूर लेके आए। मेन बॉडी में जो मुख्य भाग है आपके स्पीच का, भाषण का, उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको अपने दृष्टांत, साइट्रेशन या जीवन के एक्सपीरियंसेस, अनुभूतियां, आपके अनुभव क्या है लाइफ को लेके, जिस विषय पे आप बोलने जा रहे हैं उसका कुछ आपके जीवन में घटा या आपके किसी परिचित चाहने वाले के जीवन में कुछ ऐसा हुआ वाक्या, उसको जीवंत रूप से लेके आना है। किसी कहानी का समावेश करना है। वो कनेक्टिविटी को क्रिएट करता है। यदि आप अपने जीवन को ला रहे हैं तो और अच्छा है। जितने अच्छे वक्ता हैं वो सब अपने जीवन से शुरू करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे बढ़ा आगे। और लोग उस स्टोरी को सुनना चाहते हैं, उस सक्सेस स्टोरी को, और केवल सक्सेस स्टोरी को नहीं, उससे भी आगे की बात। आजकल तो जो प्रताड़ित हुए, विक्टिम, वो लोग अपनी स्टोरी बताते हैं कि मैं कैसे असफल हुआ, मेरे साथ क्या गलत हुआ, और लोग उसको पसंद करते हैं। तो आपको अपने जीवन की उन अध्याय को भी लेकर सामने आना है जहां आप कुछ बेहतर कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए, या आपने कोई बड़ा तमाचा खा लिया, आप गिर पड़े, आप असफल हो गए, लेकिन उसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं आ रही, तो उसको एक सक्सेस स्टोरी की तरह आप पेश कर सकते हैं। इसके बाद जहां आप बोलने जा रहे हैं वहां का आयोजक कौन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप किसी एक खास आइडियोलॉजी की सभा में बोलने जा रहे हैं और उसके विपरीत बोलने लगे, तो कभी कभी हाथ पैर टूट जाने का भी डर रहता है। तकलीफ झेल सकते हैं आप, विरोध, क्योंकि वहां तो एक खास आइडियोलॉजी के, एक खास तरीके के लोग बैठे हुए हैं। आप भले उससे सहमत ना हो, लेकिन आपको बुलाया गया है, तो आपको अपने बोलने के तरीके को नियंत्रित करना पड़ेगा, एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। यदि आप कोई सुझाव भी दे रहे हैं उनकी कार्यकलाप को लेकर, यदि कोई आपके मन में कोई संशय है, कोई संदेह है, तो आप उस सुझाव को भी ऐसा दें कि वो उसको आत्मसात कर सके, सुन सके। कठोरता से विरोध करना किसी खास सभा में
जिसके पक्षधर वहां पर बैठे हों, फॉलोअर्स जहां पर, वहां उचित नहीं है। उसको कहने का तरीका बदल जाएगा। बात आप वही कहिए जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके मन में है, हृदय में है, उसको जुबान पे लाइए, लोगों को कह दीजिए, लेकिन कहने का तरीका बदल दीजिए। ठीक उसी तरीके से यदि आप बॉस हैं कहीं, तो आप अपने सबॉर्डिनेट से इत्मीनान से बात कह सकते हैं, वो सुनेंगे। लेकिन यदि वो आपके सबॉर्डिनेट नहीं है, आपके कर्मचारी नहीं है, तो वो आपकी खड़ी बोली में कही गई बात को इनकार कर सकते हैं, अनसुना कर सकते हैं, उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो किसी दूसरी शब्द, इसलिए आयोजक कौन है, इसको देखना, इसको समझना पहले बड़ा जरूरी है। तो आप जब भी कहीं स्पीच दें तो ये देखिए कि आयोजक कौन है भाई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि कभी कभी आयोजक आपसे कुछ चाहता है। आप स्पीकर बनने जा रहे हैं। एक अच्छा स्पीकर वो है जो लोगों की कसौटी पर खरा उतरे। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपने विषय को प्रतिपादित करने के लिए उसको 360 डिग्री देखना पड़ेगा। 360 डिग्री मतलब उसका पक्ष भी आपके नॉलेज में हो और उसका विपक्ष भी। यदि आप उसके विपक्ष में बोले तो लोगों को लगे कि ये यही सही है, और जब आप उसके पक्ष में बोले तब भी लोगों को लगे कि यही सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इतना आपके पास, इतने अध्येता आपको होना चाहिए, इतना अध्ययनशील आपको होना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। तो आयोजक आपसे क्या चाहता है? यदि आप अच्छे स्पीकर हैं तो आप से आयोजक जरूर कुछ ना कुछ चाहेगा, और इसलिए तो वो आपके पास आया है कि आप अच्छे स्पीकर हैं। उसको ये विश्वास है कि आप जो वो कह रहा है, आप उस तरीके से बात को स्थापित कर पाएंगे जिससे उसका कद बढ़ेगा। तो आपको इतना निष्णात होना चाहिए। अब जब आप अपनी बात को रखते हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स जो हैं वो जरूर लेके आए। और यदि आप किसी प्रकार के आंकड़े देना चाहते हैं तो वो आंकड़े भी लेके आए। उससे क्या होता है? उससे क्रेडिबिलिटी, साख बढ़ जाती है। आप जो कह रहे हैं उसकी विश्वसनीयता थोड़ी सी कायम होती है। आंकड़ों के साथ आपने अपनी बात कही, लेकिन ये ध्यान रखना है कि साख की बात है, वो साख बनाता भी है, और साख, यदि आंकड़े गलत हो गए तो साख बिगड़ जाएगी। तो दोनों चीज को ध्यान रखना, आपको अपनी साख भी बना के चलना है। तो आपके द्वारा कही गई बात या आंकड़े जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एग्जाम्पल्स यदि आप दे रहे हैं कुछ, यदि वो पब्लिक डोमेन में है तो आपको उसको 2 बार सुन लेना चाहिए, तब आपको उसको कहना चाहिए। और यदि वो एग्जाम्पल आपके खुद के जीवन से आ रहे हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जब आप अपनी बात कहते हैं तो आपको अपनी शब्द भंडार की क्षमता का भी भरोसा होना चाहिए। प्रचुर मात्रा में आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, और मैं उसकी प्रैक्टिस आपको कराता हूं। जब मैं कहता हूं कि सिनोनिम्स का इस्तेमाल करें, एंटोनिम्स का इस्तेमाल करें, विपरीत शब्दों का इस्तेमाल करें, समानार्थी शब्दों का इस्तेमाल करें, तो वो इसलिए जिससे कि आपके पास प्रचुर रूप से शब्द भंडार हो। आपका शब्दकोश यदि मजबूत होगा तो आप अपने विषय को ज्यादा लोगों, क्योंकि हो सकता है कि सभा में जो शब्द आप कह रहे हो उन शब्दों से इत्तेफाक संबंध रखने वाले लोग कम हो, उसको समझने वाले लोग कम, लेकिन उसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द आप जब कहते हैं, सिनोनिम्स, तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे शब्दों से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, संबंधित हो जाता है, संबद्ध हो जाता है, एकाकार हो जाता है, शामिल हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। ये क्या हुए? सिनोनिम्स हुए। अब यदि आपने कहा कि संबद्ध, हो सकता है कोई व्यक्ति उससे
सरोकार ना रखता हो, समझ ना पाता हो, उसका शब्दकोश उतना विराट ना हो, लेकिन आप स्पीकर हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपका शब्दकोश विराट होना जरूरी है, उसका अभ्यास हमको करना है। जितना अभ्यास होगा उतने शब्द आपके अंदर से निकल। आपके जीवन में आपने तमाम तरीके के शब्द सुने हुए हैं। अभी इस सभा में जितने लोग बैठे, एवरेज एज मान लीजिए 30 साल होगी आप लोगों की, 25 साल, 25-30 साल की एज तक आते आते आप लगभग सारे शब्द सुन चुके होते हैं। बस उनको पकड़ने की क्षमता आपकी कम थी। उपयोग, क्योंकि ये जीवन अभी इस समय यूटिलिटी पे डिपेंड है, तो केवल हम उस चीज को पकड़ते हैं जो उपयोगी है। लेकिन एक स्पीकर के लिए हर शब्द उपयोगी है, उसके अंदर जान है। ये बात तो आप मान के चलो, शब्दों में भी जान है, केवल आपके अंदर जान है ऐसा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शब्दों के साथ शब्दों की यात्रा करो। एक एक शब्द जो है वो स्पंदित होता है, धड़कता है, अर्थपूर्ण होता है, जीवन देता है। तो आपको अपने शब्दों का पूरा पूरा महिमा मंडन करना है, उनका सम्मान करना है, उन शब्दों के अर्थों को खोजना है और उनको स्टेब्लिश करना है सभा के बीच में, लोगों के बीच में। सबसे पहले तो आप उसको स्वीकार करें, आप उसकी व्याख्या कर सकें, आप उन शब्दों की यात्रा पर जा सकें, तब आपके सुनने वाले श्रोता आपके साथ आपके शब्दों की यात्रा पर जा पाएंगे और आपके सम्मान में करतल ध्वनि से सदन को गुंजायमान बना पाएंगे। उसके पहले कोई संभावना नहीं है। और ये सारी संभावनाएं, ये इनर पोटेंशियलिटी आपके अंदर से जागृत होती है, बाहर निकलती है। तो आपको उसको निकाल के बाहर लाना है। ये आर्ट ऐसा है, स्पीकिंग कला। ये आर्ट इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये जिसके सामने आप परफॉर्म करने जाते हैं वो आपको जज करता है, इसलिए हाथ पैर फूल जाते हैं, जुबान लड़खड़ाने लगती है, गला सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो आप कह रहे हो उसको जज करने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में। एक शब्द आपका ऊंचा नीचा हुआ और आपका कैरियर चौपट हो जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। यही कला तो सीखना, यही तो कमांडिंग आना चाहिए, यही तो नियंत्रण आपको हासिल करना है। चिंता की कोई बात नहीं है और आसान है। बात ऐसी हो कि जज्बात कम ना हो और ख्यालात ऐसे हो कि कभी गम ना हो, और दिल के किसी कोने में ऐसी जगह देना खाली खाली सा लगे जब हम ना हो। अब ये खाली खाली सा उसको लगे, ऐसा प्रहसन, ऐसा प्रसंग, ऐसा अवसर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आजकल किसी को कुछ लगता नहीं है, पल प्रतिपल रिश्ते बदल जाते हैं। तो आप किसी के दिल में इतनी जगह बना लें कि उसको खाली खाली लगे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी भी वक्ता की है, स्पीकर की है। तो आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा उसमें, और इसको एंजॉय करने लगेंगे। जब इस आर्ट को, इस कला को सीख जाएंगे, आनंद आने लगेगा। इसलिए तो फूल बरसते हैं जब आपकी जुबान से शब्द निकलते हैं, और केवल आपकी जुबान से शब्द निकलते हैं तो ही फूल नहीं बरसते। यदि जुबान से शब्द फूल की तरह निकलने लगे तो दुनिया आपके ऊपर फूलों की बारिश करने लगती है, फूल बरसने लगते हैं। इसलिए तो इतना आकर्षित करती है कला लोगों को, इसीलिए लोग इसमें उतरना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं, केवल बोलकर।
जितने बड़े नेता हुए हैं वो केवल बोलकर ही तो बड़े हुए हैं। तमाम लोग, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, कई तो ऐसे हैं जिनका एक सेंटेंस आज भी लोगों के जुबान पर जिंदा रहता है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो। नेहरू जी को सुनने के लिए 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर से लोग चले आते थे। बैलगाड़ी में चले आ रहे हैं, महीनों से यात्रा करके चले आ रहे हैं। और किसी ने नेहरू जी से पूछा कि आप इतने बढ़िया वक्ता हैं, लोग सुनने आते हैं आपको, विदेशी पत्रकार, एक दिन में आप 30-30, 40-40, ऐसा आज ही नहीं होता, उस समय भी होता था, सभाएं कर रहे हैं आप, हजारों लोग, लाखों लोग जुटते हैं आपको सुनने के लिए। इतना सम्मोहन दुनिया के किसी नेता में हमने कभी देखा नहीं। तो नेहरू ने कहा कि ये सम्मोहन, ये हिप्नोटिज्म जो मेरे बोलने से क्रिएट हो रहा है और लोग मुझे सुनने आ रहे हैं, ये मेरे व्यक्तित्व की वजह से, मेरे बोलने की वजह से, ये सच है। लेकिन ये केवल आधा सच है। तो उसने पूछा फिर दूसरा आधा सच क्या है? बोले दूसरा आधा सच ये जो तुमने पूछा कि मैं एक दिन में इतनी सभाएं कर लेता हूं और जरा थकता नहीं हूं, तो उसका कारण ये है कि मैं भी सुनने वालों से सम्मोहित हो जाता हूं। जब इतनी हजारों जोड़ी आंखें, 50,000 जोड़ी आंखें, 1,00,000 जोड़ी आंखें मेरी तरफ देखती हैं, तो वो बड़ा स्वर्णिम, स्वर्गिक आनंद होता है। और मैं भी उससे सम्मोहित, अट्रैक्ट होता हूं, आकर्षित होता हूं, मैं भी उससे सम्मोहित हो जाता हूं। यदि वो ना हो तो हमारा जीवन भी बेरंग हो जाए, खत्म हो जाए। नेता है क्या? नेता है क्या? यदि जनता ना हो तो नेता खत्म। नेता खुद सम्मोहित है जनता से और जनता नेता से सम्मोहित है। ये परस्पर रिलेशन है। और इसमें यदि किसी का योगदान है तो वो तुम्हारे बोलने का योगदान है, तुम्हारे कहने की कला का योगदान है, तुम किस तरीके से अपनी बात रखते हो, कितना इफेक्टिव स्पीकिंग में तुम माहिर हो, उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा कद कितना ऊंचा जाएगा, तुम कितने बेहतर बन पाओगे, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो तुम्हें इन सब चीजों को समाहित करने के बाद जब उसका अंत करें अपनी स्पीच का, तो आपको 3 महत्वपूर्ण चीज देकर जाना है। कौन सी 3? मैं कई बार बता चुका हूं। 3 महत्वपूर्ण चीज में सबसे पहले आपको अपना मैसेज देना है। दूसरा, आपको आह्वान करना है, जो आप करवाना चाह रहे हैं लोगों से, आपकी बात व्यर्थ ना जाए, आपको आह्वान करना है। और तीसरा, आपको प्रश्न दे के जाना है। उनके अंदर अलख जगी रहे, आग लगी रहे, वो भी जगमगाते रहे तुम्हारे विचारों से। वो प्रश्न की लो यदि उनके अंदर पैदा हो गई तो 3 चीज महत्वपूर्ण है। आपको संदेश समाहित करना है, प्रश्न देना है और आह्वान करना है उनको। तो आपकी स्पीच संपूर्ण हो जाएगी। और जब भी आप किसी सभा में जाते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि आपको ये देखना है कि वो कौन सी सभा है। जैसे अभी मैं रोटरी क्लब भोपाल के 4-5 रोटरी क्लब ने मिलकर एक कार्यक्रम किया, उसमें मुझे बुलाया गया। टीचर्स का सम्मान था, तमाम टीचर्स को उन्होंने इकट्ठा किया था। तो जब आप जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनका जो काम है, वो जो करते हैं,
उसको उस सम्मान के एवरेस्ट पर पहुंचाना है। वो जो काम कर रहे हैं उनको ये लगना चाहिए कि वो बड़ा सम्मान का काम है, गौरव का काम है, उनको गर्व की अनुभूति कराना है। और ये कोई मृग मरीचिका नहीं है, कोई झूठ की कल्पना नहीं है, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये वास्तविक चीज है। क्योंकि हम कहते हैं कि दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो अपने मन के अंदर ये धारणा बना लो कि जिनके बीच में जा रहे हो उनका काम, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम छोटा नहीं। ये लोगों की नजरों में ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन सब काम बड़े हैं। हवाई जहाज के टायर में यदि हवा प्रॉपर नहीं है तो उड़ नहीं पाएगा। कितना ही अच्छा पायलट बैठा दो आप, बड़ा मुश्किल है। तो काम सबका इंपॉर्टेंट, जरूरी है। तो जब आप किसी सभा में जाते हैं तो सबसे पहले उनके काम की गरिमा को ऊंचाइयां देने की कोशिश करें। तो मैं जब एक बार टीचर्स की सभा में गया तो मैंने वहां कहा कि मैंने कहा समाज कहता है, दुनिया कहती है, तमाम लोग कहते हैं कि टीचर का इस समाज में योगदान क्या है। और आमतौर पे दुनिया का कोई भी वक्ता केवल यही कहेगा कि टीचर का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है और ये समाज उनका ऋणी है। लेकिन मैंने कहा कि टीचर का समाज के लिए कोई भी योगदान नहीं है। टीचर समाज को कुछ नहीं देता, टीचर व्यक्ति को व्यक्तित्व देता है। और जब जिस व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व हासिल हो जाए वो पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। और जब वो पूर्ण हो जाता है तो फिर वो समाज को पूर्ण करता है। और जब ऐसा व्यक्ति समाज में आ जाए तो समाज सभ्यता के शिखर पर पहुंच जाता है। इसलिए शिक्षक समाज की अनिवार्य धरोहर है, अमिट धरोहर है। उसको समाज से जुदा नहीं किया जा सकता। वो समाज के शीर्ष पर विराजमान है और विराजमान रहेगा। सदियां बीत जाएगी लेकिन चाणक्य हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं हो सकता। ये टीचर की सभा की बात। आर्किटेक्ट मेनिट में मुझे बुलाया गया। मेरे साथ एक और महान व्यक्तित्व थे, एमएन बुच साहब। दिल्ली एसपीए के फैकल्टी और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स वहां आए हुए थे। मैंने कहा मैं लिखता हूं और जब आ लिखता हूं तो केवल आ ही मतलब होता है उसका, उससे इतर कुछ नहीं, उससे हटकर कुछ नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं है उसका दूसरा। आ केवल आ है। छा लिखता हूं तो वो छा ही होता है। और ऐसा सदियों से लेखक अभ्यास कर रहे हैं, वर्षों से मैं कर रहा हूं, कई दशक बीत गए। लेकिन शब्द लिखता हूं तो केवल उतना ही होता है जितना है वो। यदि अपूर्ण है तो अपूर्ण ही रहता है। लेकिन ट्रेस पेपर पर जब तुम अपने पेन को उठाकर एक लाइन खींच देते हो तो वो पूरे परिवार के लिए छत का काम करने लगता है। और जब छत किसी के सर पर आ जाए तो उसको गरिमा, उसको प्रतिष्ठा, उसको स्वतंत्रता, उसको निजता और उसको सुरक्षा हासिल हो जाती है। यह आर्किटेक्ट का काम है। उसकी बनी हुई लाइनें जीवन को एक अलग तरीके की गरिमा और प्रतिष्ठा दे जाती है। और ऐसी सभा में आके आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं।
तो आप जिस सभा में जा रहे हो उस सभा में उसके अनुकूल बात कहने की कोशिश करें, उसके काम को प्रतिष्ठा देने की कोशिश करें। नेताओं की सभा में सबसे कठिन काम है। अब नेताओं की सभा में जा रहे हैं और मुझे जाना पड़ता है, मना नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल मुझे वहीं दिखता है। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी लोग। एक बार मुझे ऐसे ही एक मौका मिला और मुझे जाना पड़ा। मैंने कहा परिवार का जो मुखिया होता है उसका जो काम है वही काम तो आप लोगों का है। और जितनी आस्था, जितना विश्वास, जितना समर्पण का भाव उस मुखिया के प्रति परिवार का रहता है, उतना ही आप कायम करवा पाते हो, लोगों के साथ संवाद बना पाते हो। किसी का दुख दर्द हो, यदि कोई मौजूद हो या ना हो, लेकिन तुम मौजूद रहते हो। परिवार में मुखिया को कोई कितना ही कुछ भी कह ले, बीवी कितनी उससे उखड़ी रहे, बच्चे कितना ही नाराज हो जाए, लेकिन वो परिवार का साथ कभी छोड़ता नहीं। छत की तरह उनके ऊपर बरकरार रहता, मौजूद रहता है। वही हाल तुम्हारा है। समाज कितना ही तुमसे नाराज हो जाए, कितना ही तुम्हें दुख दे दे, कितने ही तुम कष्ट में हो, तुम्हारे घर में कितना दुख हो, लेकिन तुम समाज के दुख से अपने आप को दूर नहीं करते, उसे जोड़े रखते हो। लोगों के दुख दर्द में अस्पताल में यदि कोई खड़ा मिलेगा तो पहले नेता खड़ा मिलेगा। और कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि तुम्हारी स्थिति उस महिला की तरह, उस पत्नी की तरह, जो पति की तमाम तरीके की उलाहना, प्रताड़ना, उसका कोप, उसका क्रोध सब सहन कर लेती और पी जाती और उसको निर्मल कर देती है। तुम भी समाज को निर्मल कर देते हो, ऐसे नेता हो तुम, इसलिए तुम्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। तो अलग अलग सभाओं में जाने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन आपको उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनके कार्य की चर्चा इस तरीके से करना है जिससे उनका सम्मान, उनका कद बढ़ सके, और वो यथास्थिति में होगा, वो वास्तविकता के करीब होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई छद्म या फरेब नहीं होगा, झूठ नहीं होगा। ये विश्वास अपने अंदर रखकर जब आप बात कहते हो तो वो सभा आपको अपने हृदय के ज़्यादा करीब पाती है और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों से कनेक्ट होते हो। तो ये पूरा एक स्पीच को किस तरीके से डिलीवर करना है उसका मैंने आज आपको एक एक्सरे करके बताया, और इसी तरीके से आपको अपनी बात को कहना और इन सारी चीज़ों को, इन तत्वों को आपको समाहित करना है, तो आप एक बेहतर स्पीकर बन पाएंगे।